नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव में हो रहे महाभारत की। क्या सम्राट चौधरी के चक्रव्यूह में राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव फंस गए हैं? जो आरजेडी की सीट है, क्या सम्राट चौधरी उस सीट पर भी एनडीए का परचम या कहिए कि बीजेपी का परचम लहराने वाले हैं? क्या रणनीति तय हुई है और कहां कहां गोटियां फिट हुई है, इस पर हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक खबर जो आरजेडी खेमे से आ रही है, तेज प्रताप ने खरीद लिया है एनआर और चुनाव लड़ने के मूड में है। तो अगर आरजेडी के समर्थन से या तेज प्रताप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी उसको समर्थन करता है तो बवाल तय है। आरजेडी में खलबली है कि तेज प्रताप तो एक बार अगर आरजेडी से लड़े तो कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं और आरजेडी उसको समर्थन देगा तो फिर ये आरजेडी का विधायक दल क्या करेगा? जो बड़े बड़े दावेदार हैं आरजेडी के तरफ से, वो क्या करेंगे? और एआईएमआईएम के बारे में हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो वोट में शामिल नहीं होंगे। ये उन्होंने एक मोटे तौर पर फैसला कर लिया है। और आनंद मोहन मिले हैं वशिष्ठ सिंह से, वशिष्ठ दादा जिसको लोग कहते हैं। तो एक खेल वहां भी चल रहा है एमएलसी चुनाव से ठीक पहले। 8 तारीख को अंतिम तारीख है नॉमिनेशन करने का। गहमा गहमी है, गतिविधियां दिल्ली में भी तेज है। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे देगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक आज रात में है। नितिन नवीन भी दिल्ली जा चुके हैं। अमित शाह भी आज 8 बजे के आसपास दिल्ली लौट जाएंगे। रात में जो बैठक होगी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। नाम तय है, बस अंतिम मोहर उस पर लगनी बाकी है। तो शुरुआत करते हैं सम्राट के उस चक्रव्यूह से जो उन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए रच दिया है। आपको ध्यान होगा राज्यसभा का चुनाव 4 विधायक एब्सेंट हो गए थे, वोट ही नहीं किया और 100% जीत हुई एनडीए की। तो क्या वो इतिहास एमएलसी चुनाव में भी दोहराया जाने वाला है? अगर हम 4 की ही बात कर दें तो जो अभी मौजूदा संख्या है 242, वो घट के 238 पर आ जाएगी। और एआईएमआईएम ने जो फैसला किया है कि उनके विधायक वोट नहीं करेंगे तो वो संख्या घट के आ जाती है 233। और जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो आईआईपी हो, बीएसपी हो और छोटी दल वाम दल हैं, अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो संख्या 230 से कम हो जाएगी। और 230 में अगर ये चुनाव होता है तो 23 वोट ही चाहिए, मतलब 23 विधायकों का ही समर्थन चाहिए। जैसे अभी 25 विधायकों का समर्थन चाहिए 242 वाले स्ट्रेंथ में, तो अगर 230 पर अगर होता है चुनाव तो 23 विधायक 23 विधायक से ही चुनाव होगा। और रणनीति क्या है एनडीए की कि जो दूसरी वरीयता है वो सारे वोट ये नए उम्मीदवार को दिया जाएगा। जो आरजेडी से जिनका मुकाबला होगा वो उम्मीदवार का भी नाम तय हो गया है। उनसे जिनका मुकाबला होगा तो दूसरे वरीयता के सारे वोट एनडीए के विधायक उसको ही देंगे। और जब दूसरी वरीयता वाला खेल होगा, जो हुआ था राज्यसभा में, आपको ध्यान होगा, जब दूसरी वरीयता का वोट इनको मिलेगा तो आपको जब फैसला आएगा तो आपको सुनने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा वोट से नवा उम्मीदवार ही जीत के चला आया है। तो ये जो खेल होने वाला है और जिस तरह की फील्डिंग सम्राट चौधरी ने सजा दी है, यकीन मानिए कि ये लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो रहा है। देखिए, तेज प्रताप को लेकर तो बहुत ही विरोध है आरजेडी के अंदर। आरजेडी के लोग जो दावेदार हैं वो भी कह रहे हैं और जो बड़े नेता वो भी कह रहे हैं कि उम्मीदवार आरजेडी का ही होना चाहिए। अगर एआईएमआईएम को दावे को खारिज किया गया है तो उम्मीदवार आरजेडी का भी होना चाहिए। देखिए, शिवचंद्र पासवान का नाम आता है, सुरेश पासवान का नाम आता है कि ये लोग पार्टी के समर्पित लोग हैं, इनको उम्मीदवार बनाया जाए।
तेज प्रताप तो विरोध में है, उन पर कैसे दाव खेल सकती है पार्टी। लेकिन जो पारिवारिक दबाव है, वो पारिवारिक दबाव कहीं ना कहीं तेज प्रताप के ग्राफ को ऊपर कर रहा है। और जिस तरह से नामांकन की तैयारी तेज प्रताप कर रहे हैं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अगर तेज प्रताप उम्मीदवार हो जाते हैं आरजेडी समर्थित या आरजेडी के, तो फिर सम्राट चौधरी का काम लगता है कि और आसान हो जाएगा। और जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा है उसमें कहीं ना कहीं वो सीट बीजेपी के खाते में ही चली जाएगी और बीजेपी के 4 एमएलसी जीतकर विधान परिषद में जा सकते हैं। तो तैयारी अपने तरफ से सम्राट चौधरी ने कर दी। देर रात तक जो है टेलीफोन से लोगों से बातचीत हो रही है। जो जिन विधायकों को तोड़ना है या जिनका समर्थन लेना है या जिनको एब्सेंट रहना है, वो तमाम बैकिंग एक कमेटी बनी है, कोर कमेटी है जो सारी चीज़ों को देख रही है। और एनडीए ने अपने तरफ से देखिए 2 नाम, संजीव चौरसिया बीजेपी के तरफ से और मनजीत सिंह जेडीयू के तरफ से, ये 2 लोग अधिकृत हुए हैं जो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। मतलब जो कागजी काम होता है और वरीयता वाला काम होता है, तमाम चीज़ों को जो कागजी प्रक्रिया है उसको देखने के लिए 2 लोग अधिकृत हुए हैं, एक बीजेपी से और एक इस पार्टी से, जेडीयू से। लेकिन असली खेल तो सम्राट चौधरी खेल रहे हैं, क्योंकि सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, तो हनक तो है ही और प्रभाव है। और जोड़ तोड़ के राजनीति में सम्राट चौधरी का कोई जोड़ा नहीं है, ये जान लीजिए आप। अगर वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो वो हर हालत में सम्राट चौधरी जीत के ही जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए सारी चीजें उनके पक्ष में जा रही है, सम्राट चौधरी के पक्ष में सारी चीजें। और जिस तरह की फील्डिंग उन्होंने सजाई है और जिस तरह से पार्टी लाइन से हट के विधायकों का समर्थन मिला है सम्राट चौधरी को, मिल रहा है। आप देखते होंगे कि कई लोग दूसरे पार्टियों के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, आरजेडी के विधायक भी मिलते हैं, दूसरे पार्टियों के लोग मिलते हैं। तो एक जो औरा बढ़ा है सम्राट चौधरी का, वो आरजेडी की सीट पर ग्रहण लगा रहा है। और अगर ये चुनाव जीतते हैं सम्राट चौधरी, तो सेंसेक्स और इनका जो ग्राफ है वो बीजेपी में कितना हाई होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। तो अगला 48 घंटा एमएलसी चुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो समीकरण है, लगता है कि आरजेडी की ये सीट फंसने ही वाली है। और आरजेडी की इस चक्रव्यूह में जो निकलने की कोशिश हो रही है, आरजेडी सम्राट के चक्रव्यूह से जो निकलने की कोशिश कर रही है, उसमें तेज प्रताप जो है और समझिए कि मुसीबत ही पैदा कर रहे हैं। उम्मीदवार अगर नहीं बदला तो सम्राट चौधरी की राह बेहद आसान होगी। और उम्मीदवार अगर तेज प्रताप रह गए तब तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कि सम्राट चौधरी को करने की जरूरत नहीं है। तो इंतजार करिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और बिहार के सियासत में ये चुनाव कई दिनों तक, ये समझिए कि बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।